गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जनसंख्या भूगोल में हम प्रवेश कर रहे हैं और जनसंख्या भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या सिद्धांत। पॉपुलेशन थ्योरी जो है वो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो जनसंख्या के सिद्धांतों की जब बात करते हैं और डेमोग्राफिक हिस्ट्री पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमारे सामने जनसंख्या के संदर्भ में अगर कोई सिद्धांत हमें पहला सिद्धांत हमें मिलता है वो माल्थस का सिद्धांत है। बहुत फेमस है और ये सिद्धांत कमोबेश हर जैसे सोशियोलॉजी में भी माल्थस को पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स में भी माल्थस को पढ़ा जाता है और भी जहाँ पर भी डेमोग्राफी पढ़ी जाती है सब्जेक्ट के तौर पे वहाँ माल्थस जरूर पढ़ा जाता है। तो माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या सिद्धांतों में पायोनियर थ्योरी है, अग्रणी सिद्धांत है। और उसके बाद के सिद्धांत जो हैं वो उसके बाद के जितने भी सिद्धांत हैं वो नवीन आयाम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन पायोनियर सिद्धांत के रूप में हम माल्थस के सिद्धांत को लेते हैं। अब बात आती है कि माल्थस का सिद्धांत से पहले कोई जनसंख्या का सिद्धांत रहा अथवा नहीं रहा। तो मैंने जैसा आपको कहा कि जनसंख्या डेमोग्राफिक हिस्ट्री में माल्थस का सिद्धांत पहला सिद्धांत है। अगर हम माल्थस से पहले की बात करें और माल्थस के बाद की बात करें तो बड़ा अंतर देखने को मिलता है। माल्थस से पहले डेमोग्राफी पर कोई पर्टिकुलर जनसंख्या पर कोई सिद्धांत नहीं मिलता है। अब जनसंख्या पर विचार जरूर मिलता है। तो ऐसे में हम इस थ्योरी की कैटेगरी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो विचार जो माल्थस से पहले के हैं, एक वो जिसे माल्थस का सिद्धांत कहते हैं और एक वो जो माल्थस के उत्तरवर्ती सिद्धांत के रूप में यानी माल्थस के बाद के सिद्धांतों के रूप में शामिल होते हैं। तो माल्थस से पहले ऐसा कोई थ्योरी के रूप में या सिद्धांत के रूप में या जनसंख्या की संकल्पना के रूप में हमारे सामने कोई बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। एक बात ये भी फैक्ट भी है कि पॉपुलेशन जो है बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं, मानव जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो मानव जनसंख्या पर निश्चित तौर पर कोई सिद्धांत या मॉडल देना यह एक टिपिकल टास्क भी है और एक अलग प्रकार का विषय भी है। लेकिन माल्थस ने पहली बार जनसंख्या के पहलुओं को शामिल करते हुए सिद्धांत या अपनी संकल्पना को प्रस्तुत किया। और माल्थस ने जिस दौर में जिस समय जनसंख्या सिद्धांत दिया उस समय यूरोप को छोड़कर अन्य किसी भी भाग में जनसंख्या समस्या के रूप में कहीं पर भी नहीं थी। तो माल्थस के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हम पर्टिकुलरली सिद्धांतों की कैटेगरीज जो है, श्रेणियां जो है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप माल्थस के पूर्ववर्ती विचार, माल्थस का सिद्धांत और नव माल्थसवाद ये दोनों एक साथ ही हैं, और माल्थस के उत्तरवर्ती। अब माल्थस के पूर्ववर्ती सिद्धांत विचारों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक वो विचार जो अति प्राचीन विचार, एंशियंट व्यूज अबाउट पॉपुलेशन। दूसरे वणिकवादी विचार है, मर्सेंटाइल थ्योरीज थॉट्स बोलते हैं, तो वणिकवादी विचार। और तीसरा निर्वादावादी फिजियोक्रेटिक थ्योरी। सो फिजियोक्रेटिक व्यू थ्योरी तो नहीं है, व्यूज हैं। अब ये व्यूज क्या हैं? ये बेसिकली जनसंख्या के संदर्भ में माल्थस से पहले भी क्या कोई विचार होता था क्या, और विचार था तो किस रूप में था। तो माल्थस से पहले के विचारों को तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं, अति प्राचीन, वणिकवादी विचार, और तीसरा जो विचार का प्रकार है वो है निर्वादावादी फिजियोक्रेटिक। फिर आता है माल्थस। माल्थस अपना सिद्धांत देता है और सिद्धांत के बाद में एक नवीन आंदोलन माल्थस के बाद शुरू होता है, उसे नव माल्थसवाद कहते हैं। और नव माल्थसवाद और उसके बाद जो उसके समकक्ष उत्तरवर्ती सिद्धांत, और उत्तरवर्ती सिद्धांतों में जो श्रेणियां हैं उसमें बेसिकली दो कैटेगरी में हम सिद्धांतों को बांट सकते हैं।
एक जनसंख्या के जैविक सिद्धांत और दूसरे जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत। उसके बाद ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, जैसे जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं, और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो जनसंख्या के जन्म और मृत्यु के कालिक वितरण को बताता है, वो पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी। तो पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो पार्ट है। तो इस तरह से हम सिद्धांतों को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको कहा कि माल्थस के पूर्ववर्ती विचार में अति प्राचीन, वणिकवादी, निर्वादवादी, हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये तीनों क्या है। फिर आता है माल्थस का सिद्धांत, ये हमारा विषय है आज के इस वीडियो लेक्चर में, पूरा हम माल्थस को पढ़ने वाले। और फिर माल्थस के उत्तरवर्ती विचार, उत्तरवर्ती विचारों में देखो जनसंख्या के जैविक सिद्धांत, जैविक बायोलॉजिकल थ्योरीज। अब क्या है कि कई बार सवाल पूछा जाता है कि आहार सिद्धांत किसने दिया जनसंख्या का, या किस श्रेणी का ये। तो थॉमस सैडलर जो थे, उन्होंने जनसंख्या पर घनत्व और संतानोत्पाद सिद्धांत दिया, डेंसिटी एंड फेकेंडिटी, इस पर इन्होंने अपना सिद्धांत लिखा। ठीक है, तो थॉमस सैडलर का घनत्व एवं संतानोत्पत्ति सिद्धांत, ये तो जो है थॉमस सैडलर का सिद्धांत हो गया। ठीक है, डेंसिटी और फेकेंडिटी थ्योरी। नेक्स्ट है थॉमस डबलडे का आहार सिद्धांत। इन्होंने अपने जनसंख्या थ्योरी को आहार से रिलेट किया। ठीक है, मैं इस पर ज्यादा चर्चा इन सभी सिद्धांतों पर नहीं करूंगा। ठीक है, सामान्य प्रकार से अगर कहें तो थॉमस सैडलर ऐसा मानते थे कि डेंसिटी और संतान उत्पत्ति में संबंध है। डेंसिटी अगर बढ़ती है तो संतान उत्पत्ति घट जाती है। तो उन्होंने जो शब्द प्रयोग में लिया वो फेकेंडिटी लिया था, और फेकेंडिटी बेसिकली प्रजननता का सब्जेक्ट है, और ये सामान्य प्रकार की जैविक क्षमता होती है किसी भी जीव की। तो जैविक क्षमता का संबंध कभी भी डेंसिटी के साथ में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन इन्होंने बायोलॉजिकली इसे रिलेट करने का प्रयास किया कि यदि किसी स्थान पर घनत्व बढ़ता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाती है। ये एक सामान्य सामाजिक पक्ष हो सकता है, आर्थिक पक्ष हो सकता है, लेकिन जैविक पक्ष नहीं हो सकता। फिर भी इनके सिद्धांत को जैविक सिद्धांतों की श्रेणी में लिया जाता है। थॉमस सैडलर ने घनत्व और संतानोत्पाद सिद्धांत दिया। थॉमस डबलडे जो थे, उन्होंने आहार सिद्धांत दिया। उसने कहा न्यूट्रिशन, जब पोषण जो है, मेल न्यूट्रिशन जैसे हम कहते हैं, वो जिनको अधिक मिलते हैं उनमें संतानोत्पत्ति कम होती है, और जिनको कम मिलते हैं, कुपोषण जिनमें है, उनमें संतानोत्पत्ति की दर जो है वो अधिक होती है। उन्होंने इसलिए एलिट क्लास और जो बिलो लोअर क्लास होती है उनके बीच में उनका उदाहरण दिया कि एलिट क्लास जो होती है उनके बच्चों की संख्या कम, और जो पुअर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनकी बच्चों की संख्या अधिक होती है। तो एलिट क्लास में पोषण अधिक है, तो उन्होंने ये भी इस बात से समझाने का प्रयास किया कि जितने भी अधिक बड़े शरीर के जो जीव होते हैं उनमें प्रजननता कम होती है। जैसे जितना बड़ा शरीर होगा उतनी उसके प्रजनन काल बढ़ जाएगा और बच्चों की संख्या कम होती जाएगी। तो बड़ा शरीर है, प्रजनन काल भी बड़ा होगा और बच्चे भी कम होंगे। जैसे जैसे हम छोटे जीवों की तरफ जाते हैं तो उनका प्रजनन काल भी छोटा होता है और उनमें बच्चों की संख्या भी एक साथ अधिक होती है। तो इस तरह से उन्होंने प्रजननता को आहार के साथ जोड़ा। ठीक है, तो इसे थॉमस डबलडे का आहार सिद्धांत कहते हैं। रेमंड पॉल और रीड का लॉजिस्टिक वर्क सिद्धांत, गिनी का जैविक अवस्था नियम, हर्बर्ट स्पेंसर का प्रजनन फलन या विश्लेषण सिद्धांत और कैस्ट्रो का प्रोटीन उपयोग सिद्धांत, ये तमाम सिद्धांत बायोलॉजिकल थ्योरीज में आते हैं। और देन आता है जनसंख्या के सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरीज ऑफ द पॉपुलेशन कहते हैं हम इसे। तो एक तो ड्यूमा का सामाजिक केशिकाकर्षण सिद्धांत, ये बहुत फेमस सिद्धांतों में आते हैं, चाहे वो थॉमस डबलडे का आहार हो चाहे ड्यूमा का केशिकाकर्षण हो। कैपिलरी एक्शन बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर केशिका क्रिया को, यानी जो तरल अधिक पतला होगा वो खींचकर ऊपर आएगा। केश कर्षण प्रक्रिया आपने साइंस में पढ़ी होगी। सामान्यतः उसका उदाहरण चिमनी से लिया जाता है कि चिमनी में केरोसिन इसलिए ऊपर उठ जाता है क्योंकि वो पतला होता है। तो
उन्होंने इसको सामाजिक समूह के साथ जोड़ा। ड्यूमा थे, असेनी ड्यूमा इनका पूरा नाम था। इन्होंने ये कहा कि क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक पदानुक्रम में अपना स्थान ऊपर रखना चाहता है। तो ड्यूमा ऐसा मानते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा पदानुक्रम के अंदर व्यक्ति यदि ऊपरी स्थान पर आने की इच्छा रखता है, चाह रखता है, तो उसके परिवार का आकार छोटा होना चाहिए। परिवार छोटा होगा तो व्यक्ति ऊपर बढ़ेगा, और परिवार अगर बहुत बड़ा होगा तो व्यक्ति सामाजिक कार्यों में प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। दिखती बात है कि सामाजिक पदानुक्रम में जो प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर व्यक्ति की इच्छा होती है प्रत्येक व्यक्ति की, वहाँ वो फिट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ये बेसिक सामाजिक सिद्धांत है जो ये कहता है कि हर व्यक्ति की ये बेसिकली इच्छा होती है और इसी विवेक के अधीन वो अपने परिवार का आकार छोटा करता है। ठीक है। फ्रैंक फैटर का ऐच्छिकवाद सिद्धांत, फ्रांसिस्को एस नीति का व्यक्तित्व सिद्धांत, हेनरी जॉर्ज का बौद्धिक विकास, ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इंटेलेक्चुअल थ्योरी, ये भी बहुत सरल है। सामाजिक विषय में जो है हेनरी जॉर्ज ने ऐसा कहा कि देखो क्या होता है कि व्यक्ति का जब बौद्धिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है, वैसे वैसे वो परिवार में सदस्यों की संख्या को कम करता हुआ जाता है। बहुत सरल विषय उन्होंने रखा। तो इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीज इंक्रीज करने में सहायक होता है। लिविंगस्टीन का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, आपको पता है कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे और साम्यवादी। बेसिकली उन्होंने जो है कम्युनिज्म सोशलिज्म का जो है पक्ष रखा, अवधारणा दी। उन्होंने जनसंख्या के संदर्भ में कोई अलग से सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन उनके विचार जनसंख्या के संदर्भ में थे। उन्होंने कहा समाज में बेसिकली दो वर्ग होते हैं। एक ऐसा वर्ग होता है जो सर्वहारा है, दूसरा बुर्जुआ है, यानी एक के पास में धन संपत्ति आदि है और एक निर्धन है जिसके पास भूमि का अधिकार नहीं है। तो ऐसे में जो धनी व्यक्ति है और निर्धन व्यक्ति के बीच में एक वर्ग संघर्ष पैदा होता है। ये बात तो खैर अलग प्रकार का पक्ष रखती है, लेकिन जनसंख्या का इससे क्या संबंध है? तो कार्ल मार्क्स ऐसा कहते हैं कि सामान्यतया अगर जनसंख्या समस्या है तो उस समस्या का कारण भी समाज में पाई जाने वाली यह भिन्नता है। तो उन्होंने समाज में समानता के पक्षधर थे। तो उन्होंने कहा अगर समाज में समानता होगी तो ये जनसंख्या की समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण इस सिद्धांत में मिलता है कि क्या होता है कि पूंजीपति धनी वर्ग का व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, धन के संचय में विश्वास रखता है और परिवार का आकार उसका छोटा होगा। जितने जो है रिच पीपल्स होते हैं, जो लोग अच्छे धनी लोग होते हैं, उनके बच्चों की संख्या कम होती है। ठीक है। और जैसे जैसे निर्धन व्यक्ति की तरफ जाते हैं बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है। तो वो उसका सामाजिक विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि ये निर्धन व्यक्ति के बच्चों की संख्या अधिक इसलिए है क्योंकि उसकी संपत्ति श्रम है। ठीक है। तो बेसिकली पूंजीपति की संपत्ति धन है, वो धन का संचय करेगा, इसलिए उसके परिवार का आकार छोटा होगा। लेकिन निर्धन व्यक्ति की संपत्ति चूंकि श्रम है, लेबर है, वो ये सब सोचता है, वो ऐसा मानता है कि जितने हाथ होते हैं उतना काम होता है। ठीक है। तो वो उस पक्ष में बिलीव करता है, इसलिए वो क्या करता है कि श्रम का संचय करता है। श्रम का संचय, लेबर का संचय करने का सीधा साधा सा अर्थ निकलता है कि वो उसके जो मन में है, उसका जो विजन है, उस विजन में सीधा सा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जितने हाथ होंगे उतना काम होगा, इसलिए उसके परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होगी। तो एक धन का संचय करता है, एक श्रम का संचय करता है। इस विषय में आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए। तो ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। फिर रिकार्डो का श्रम सिद्धांत भी है। फिर आता है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। इसी तरह से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये 1945 का सिद्धांत है और थॉम्पसन और नोटेस्टीन ने पहली बार इस सिद्धांत के पक्ष रखे थे। हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो पहला पक्ष ये आता है कि माल्थस के पूर्ववर्ती विचार क्या थे। तो जैसा मैंने आपको ये कहा था, ये जैसे आपने
स्टार्टिंग में चर्चा में ये विषय आया कि प्राचीन विचार क्या रहे। ठीक है, जस्ट सेकंड। सो माल्थस के पूर्ववर्ती विचारों की बात हम कर रहे थे। एंशियंट व्यूज क्या है माल्थस के संदर्भ में, तो आप यूं समझ लीजिए कि क्या जनसंख्या के संदर्भ में कोई थ्योरी पहले थी क्या, तो ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई विशेषकर सिद्धांत के रूप में कोई ऐसा हमें नहीं मिलता है मॉडल। लेकिन जो प्राचीन विचार है वो क्या है, तो ये बेसिकली रिलीजियस टाइप के या सामाजिक विचार है। माल्थस से पहले कहीं पर भी जनसंख्या को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा गया है। और जैसा मैंने कहा कि माल्थस के समय भी यूरोप को छोड़कर कहीं पर भी जनसंख्या की नकारात्मक स्थिति थी भी नहीं। तो जनसंख्या को सकारात्मक दृष्टि से ही हमेशा देखा गया, चाहे वो धार्मिक पक्ष था। मान लीजिए मैं चाहे इस्लाम धर्म की बात करूं, चाहे वो ईसाई धर्म की बात करूं, चाहे सनातन धर्म की बात करूं, किसी भी धर्म की बात करता हूं, तो इन सभी धर्मों में संतान को ईश्वर की देन माना गया है। और कहीं ना कहीं यह जो जो माता पिता होते हैं उनके धार्मिक कार्यों में इसको शामिल किया गया कि अगर पुत्र प्राप्त होगा तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा, या पुत्र दाह संस्कार करता है तो मोक्ष होता है, पुत्री का विवाह करने से ये फल प्राप्त होता है। इस तरह की बातें जो रखी गई सामाजिक नियमों में, सामाजिक विचारों में, उसका प्रमुख ध्येय यही था कि व्यक्ति जो है वो संतानोत्पत्ति की तरफ अग्रसर हो और जो परिवार और समाज बढ़े। तो कुल मिला के जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव फैक्टर के रूप में रही है। तो प्राचीन विचारों में चाहे राजा हो, जैसे मान लीजिए राजा होता था तो वो क्या है, वो चाहता था कि उसकी प्रजा अगर बढ़ेगी तो उसके राज्य का विकास होगा। युद्ध भी होते थे तो युद्ध में जन हानि भी होती थी, तो ऐसे में उसे लगता था कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी वो उसके लिए फायदेमंद है। तो ऐसे में ऐसी कई सारी परंपराएं होती थी कि राजा किसी बच्चे का नामकरण करता था, बच्चा होने पर राजा की तरफ से कोई उपहार मिलते थे। ये तमाम पक्ष जो है वो जनसंख्या के सकारात्मकता को बताते हैं। तो जितने भी प्राचीन विचार हैं वो बेसिकली अति प्राचीन विचार तात्कालिक राज्य सत्ता और सामाजिक और धार्मिक नीतियों से संबंधित है। ये सभी विचार जनसंख्या को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो ये विषय तो मैंने आपके सामने रख ही दिया कि ये किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं। धार्मिक पक्ष के रूप में भी प्रोत्साहित करते हैं, तो राज्य सत्ता के रूप में भी प्रोत्साहित ही करते हैं। अगला वणिकवादी विचार। अब देखिए, वणिकवादी विचार, व्यापार का जो पक्ष होता है वो प्रजा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो व्यापारी भी ये हमेशा से इच्छा रखता है, चाहता है कि पॉपुलेशन में वृद्धि हो। यही वणिकवादी विचार था बेसिकली। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच
यूरोप में प्रचलित आर्थिक विचारों को वणिकवादी विचार कहते हैं। फ्रांस में इसे काबल्टवाद बोलते थे, काल्बर्टवाद, और जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में इसे कैमरलिज्म बोलते थे। ठीक है, काल्बर्टवाद और कैमरलिज्म, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली वणिकवादी विचारों को ही कहते हैं। इसके प्रमुख विचारों में एंटाइन डी मॉन्स्ट्रियन, सर थॉमस मन, सर विलियम पेटी, जीन बैप्टिस्ट काल्बर्ट, जॉन लॉक। ठीक है, तो 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के ऐसे विचार हैं जो जनसंख्या को पॉजिटिव मानते हैं, जैसे काल्बर्टिज्म जिसे हम बोलते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या को देश हित में माना जाता है। ठीक है, सेना व बाजार के रूप में जनसंख्या को ये लोग देखते हैं, यानी मार्केट और सेना। ओके, देन आता है निर्वादावादी, फिजियोक्रेट। थोड़ा सा अलग प्रकार का शब्द है। फिजियोक्रेटिक एक बेसिकली एक व्यू है, वाद है एक, और तात्कालिक समय में यह वाद यूरोप के कुछ क्षेत्रों में नहीं, अपितु अगर इसके मूल भाव में जाते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि सभी में यह विचार रहा होगा। फिजियोक्रेटिक बेसिकली प्रकृति की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। प्रकृति की व्यवस्था का मतलब ये कि जन्म जो है वो बेसिकली प्राकृतिक है, और जन्म अगर प्राकृतिक है तो मानव समाज या मनुष्य को इस पर नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मानव समाज जन्म को किसी भी वे में प्रभावित करता है तो इसका मतलब है वो प्राकृतिक व्यवस्था में छेड़छाड़ करता है। तो निर्वादावादी बेसिकली प्राकृतिक व्यवस्था में बिलीव करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जन्म चूंकि प्राकृतिक है इसलिए इस पर किसी प्रकार का नियमारोपण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे निर्वादावादी विचार कहते हैं। क्या है इसको देखिए, ग्रीक भाषा में ये फिजियोक्रेटिक जो शब्द है ना, वो फिजियस और क्रेटस से बना है, जिसका अर्थ ही होता है प्रकृति और शासन। ठीक है, शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गया, प्रकृति का शासन। तो 18वीं शताब्दी के मध्य फ्रांस में प्रचलित विचारों को बेसिकली क्या कहा जाता था, फिजियोक्रेटिक यानी निर्वादावाद के नाम से जाना जाता था। फिजियोक्रेट शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले फ्रांसीसी लेखक थे डुपादी नेमोर। ठीक है, डुपादी नेमोर ने पहली बार फिजियोक्रेट शब्द का प्रयोग किया। इसका प्रमुख विचारक जो था फ्रांसिस क्वेने और बंदायू था। ठीक है, और इस विचारधारा के विचारक बेसिकली प्रकृति के शासन में विश्वास रखते हैं। प्रकृति के शासन का अभिप्राय है प्राकृतिक व्यवस्था जिसका संचालन प्रकृति नियमों द्वारा होता है। निर्वादावादी मानते हैं कि जन्म क्या है, जन्म बेसिकली प्राकृतिक है, इसलिए किसी भी प्रकार का नियंत्रण या नियम दोनों अमान्य माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप तक हम जो बात पढ़े समझे उसमें आपको ये बात समझ में आई होगी कि माल्थस से पहले के जितने भी विचार हैं वो बेसिकली ये 3 कैटेगरी में शामिल होते हैं। इनकी ये विषय है। तो आगे हम माल्थस पर आ जाते हैं। अब हम जब माल्थस की बात करते हैं तो देखिए, माल्थस का जन्म जो हुआ वो 1776 में हुआ था। 1798 में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1799 और ये 1798 में इन्होंने पहली बार लेख लिखा था। 1798 की बात है। तो अब आप ये देखिए कि ये वो दौर है यूरोप का जिस समय यूरोप में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, जनसंख्या का विस्फोट हुआ। अब इस बात को, जनसंख्या बढ़ती गई तो दिखती बात है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वो भूमि पर दबाव बढ़ता है। अब जब भूमि पर दबाव बढ़ेगा उतने प्राकृतिक संसाधन जो है जनसंख्या के जितने प्राकृतिक संसाधन होते हैं उतने अगर प्राकृतिक संसाधन न हो, सॉरी एक बार फिर इंटरप्शन है थोड़ा सा, आई थिंक वॉल्यूम का थोड़ा सा इश्यू है, मैं रिजोल्व करता हूँ इसको।
सॉरी फॉर इंटरप्शन, होपफुली अभी कोई इंटरप्शन नहीं होगा। सो हम बात कर रहे थे माल्थस के सिद्धांत की। तो मैंने आपको ये कहा कि माल्थस का जो टाइम पीरियड है वो यूरोप में बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज का टाइम है। और हुआ ये कि जब भूमि पर दबाव बढ़ा तो दिखती बात है कि पॉपुलेशन ज़्यादा और संसाधन कम पड़ गए और रेशियो थोड़ा सा जैसे ही गड़बड़ाया तो समस्याएं, जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, वो बेसिकली पैदा हुई। अब इन समस्याओं को माल्थस ने पहली बार महसूस किया और इन समस्याओं के पीछे जो कारण उन्होंने माना वो था जनसंख्या। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या को कारण मानना उस समय जबकि धार्मिक पक्ष बड़ा मजबूत हुआ करता था, धार्मिक विचारों को बड़ा बल मिलता था, ऐसे में माल्थस के लिए इतना सहज नहीं था। और चूंकि माल्थस ने अपने शुरुआती समय में, जीवन के शुरुआती समय में पादरी के रूप में काम किया था, तो वो खुद एक पादरी भी थे, धार्मिक बंधनों से जकड़े हुए भी थे। कई सारी ऐसी चीजें थी जो उनको जनसंख्या के नकारात्मक पक्ष को सीधे रूप में बताने में वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे थे। दूसरी बात, उनके पिता एक रिच पर्सन थे, एक बड़े बैरिस्टर वकील थे, और उनके पिता के जो दोस्त लोग हुआ करते थे तात्कालिक समय के हुम जैसे विचारक, और बहुत सारे ऐसे लोग उनके साथ में आते जाते थे जिनका तात्कालिक जो राज्य सत्ता है उसमें दखल भी था और उनका सम्मान भी था। ऐसे में ये तमाम लोग, जो उसके पिता और अन्य लोग, ऐसा मानते थे कि ये जो समाज में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, समस्याएं जो आ रही है आर्थिक सामाजिक, जैसे क्या होता है कि जैसे ही बेरोजगारी बढ़ती है बेसिकली, तो होता क्या है कि व्यक्ति दूसरे जो है कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होने लगता है, कदाचार बढ़ेगा, व्यक्ति चोरी करने का प्रयास करेगा। ऐसी तमाम चीज़ें एक जो है ऐसे समाज में उत्पन्न होने की सारी संभावनाएं रहेगी। तो चूंकि मानव जो संसाधन है उसका यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये समस्याएं समाज में उत्पन्न होगी, ऐसा हम सामान्य रूप से सहज अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस काल में, उस समय में जो इन इन तमाम समस्याओं के पीछे कारण माना गया, वो कारण माना गया राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता जो है, मतलब एक आम जन होता है वो क्या कहता है कि बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है। तो ये बात आज से 200 साल पहले भी इसी तरह से लागू होती थी। तो यूरोप की समस्याओं का जिम्मेदार कौन? तो सहज रूप में यही बात आएगी कि इसके लिए जो जिम्मेदार पक्ष है वो है सरकार। ठीक है, तो अब हमने सरकार को चलो एक बार के लिए मान लिया, क्या सरकार जो है इसका सोल्यूशन है? क्या नहीं है। तो बेसिकली माल्थस ने ये अनुभव किया कि वास्तविक रूप से जनसंख्या का दबाव यूरोप पर अधिक है। लोग इसलिए भूखे मर रहे हैं कि जनसंख्या अधिक होगी और जो संसाधन है वो कम पड़ रहे हैं। ये पहली बार उन्होंने ऐसा सोचा और उनके मन में एक कल्पना, एक ऐसा विषय उनके सामने उभरा कि जनसंख्या की यही दर रही बढ़ने की, तो जनसंख्या किस दर से बढ़ेगी और उसके कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से संसाधन कैसे बढ़ते हैं। जब उसकी इमेज उन्होंने क्रिएट की तो उनको एक बड़ा डर सा लगा कि वास्तव में जनसंख्या जो है वो इसका इतना बड़ा नेगेटिव फैक्ट है और यह जो है इस रूप में भी हमारे सामने हो सकती है। तो उन्होंने पहली बार एक बेसिकली लेख लिखा था। तो पॉपुलेशन पर लिखा हुआ यही लेख ही माल्थस का सिद्धांत कहलाता है। अब इस लेख के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, ये तमाम मैंने छोटे रूप में इसको समझाया आपके सामने। माल्थस ने जो लेख लिखा, उस लेख के पीछे प्रेरक भूमिकाएं कई सारी हैं। तो हम उस पर वन बाय वन, जैसा मैंने आपको कहा कि माल्थस यूरोप की यात्रा पे गए थे। यात्रा पर जब उन्होंने देखा, यूरोप की समस्याओं को अनुभूत किया, तो उनको ऐसा लगा कि वास्तव में ये जो समस्याएं हैं वो जनसंख्या के कारण है। जब उन्होंने पहली बार अपने पिता, अपने मित्र से इस बात
का डिस्कशन किया कि सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का जो कारण है वो कारण बेसिकली जनसंख्या है। तो उसके पिता और उसके मित्र सहज रूप से उन्होंने उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हैं और ये बात असत्य है। ये जितनी भी समस्याएं चल रही है वो समस्याओं का कारण कौन है? सरकार है। और वो बहुत सामान्य होता है सरकार के ऊपर किसी भी समस्या को डाल लेना। वो टेंडेंसी आज भी है और पहले भी रही। तो ऐसे में उन्होंने जब पहली बार अपना लेख लिखा था तो लेख पर अपना नाम ही नहीं लिखा था। वो अपने पिता के डर से उन्होंने ये नाम नहीं लिखा कि भाई मैं अपने नाम से प्रकाशित कर रहा हूँ। देन उन्होंने बाद में अपने नाम से प्रकाशित किया। तो हम इस बात को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जन्म जो है इंग्लैंड के रॉकरी में 1776 में हुआ। ठीक है। इनके पिता डैनियल माल्थस जो है वो एक बैरिस्टर यानी वकील थे, जिनके मित्रों की सूची में डेविड ह्यूम एवं दार्शनिक रूसो भी आते थे। ठीक है। इन्होंने आगमनात्मक पद्धति एम्पिरिकल मेथड इंडक्टिव मेथड जो है, इंडक्टिव अप्रोच का प्रयोग किया। माल्थस ने उच्च शिक्षा जो है वो कहाँ से प्राप्त की? कैम्ब्रिज विवि से। इकोनॉमिक्स में इन्होंने बेसिकली जो है एमए किया था 1791 में, और 31 वर्ष की आयु में वो एक चर्च के पादरी बने। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि उनके सिद्धांत में भी ये बात विषय रूप में आएगी कि इन्होंने पादरी के रूप में सेवाएं दी, इसलिए धर्म के प्रति उनके अलग प्रकार के परसेप्शन थे। 1799 में उन्होंने यूरोप के यात्राएं करने के लिए निकले थे, हालांकि ये ध्यान रखना है। तो वो गए कहाँ पर? फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड गए, और पूरा यूरोप भ्रमण की उनकी मानसिकता थी, इच्छा थी, लेकिन यहीं से वो वापस जो है आ गए थे। तो यूरोप में अशांति बल होने के कारण माल्थस संपूर्ण यूरोप की यात्रा नहीं कर पाए थे। तो अशांति क्यों थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ही दिया कि अशांति का कारण तत्समय की बेरोजगारी थी। अशांति के कारण उस समय का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। 1804 में उन्होंने विवाह किया। 1805 में वो अर्थशास्त्र के लेक्चरर बने। तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो बेसिकली जो है किस रूप में है? माल्थस ने तात्कालिक यूरोप की समस्याओं का चिंतन कर जनसंख्या को इसके लिए उत्तरदायी माना। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, जबकि तात्कालिक समय में कोई भी व्यक्ति जो था वो ऐसा मान ही नहीं सकता था कोई भी, क्योंकि धर्म जहाँ जनसंख्या को प्रोत्साहित कर रहा था, जहाँ संतान को ईश्वर की देन माना जा रहा था, वहाँ पर इस तरह की बात कहना और सुनना, केवल इस बात से ही थोड़ा सा इत्तेफाक हम रख सकते हैं कि उस समय इनकी बात को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया गया होगा या नेग्लेक्ट कर दिया गया होगा। ठीक है। सो 1798 में उन्होंने पिता के डर से बिना नाम का एक लेख लिखा। ऐसा क्यों? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने पिता के सामने ऐसा जिक्र किया कि जितनी भी ये समस्याएं हैं उन समस्याओं का बेसिक जो रीज़न है वो जनसंख्या है, और उनके पिता ने ये बात नकार दी थी, इसलिए उन्होंने पिता के डर से बिना नाम का एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। यानी जनसंख्या पर एक लेख, जैसा कि यह समाज के भविष्य को प्रभावित करती है। तो यह लेख का शीर्षक था लेकिन नाम नहीं था। 1803 में उन्होंने माल्थस ने अपने नाम सहित इस लेख को संशोधित किया और उसका शीर्षक था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और अ व्यू ऑफ इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन हैप्पीनेस। ये जो है इसका पर्टिकुलर थीम था और ये इसका टाइटल था। तो उन्होंने इस लेख में जनसंख्या और संसाधन संबंधों का विश्लेषण किया। पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है और रिसोर्स कैसे बढ़ते हैं, इस बात का विश्लेषण उन्होंने अपने इस लेख में किया था। तो अब बात आती है कि
उत्तरदायी कारण क्या थे, इस लेख को लिखने के पीछे क्या फिलोसॉफी वर्क कर रही थी। तो सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि। तो देखिए 18वीं सदी के अंत तक यूरोप में आर्थिक घनत्व बढ़ गया, ठीक है। इसलिए अधिक जनसंख्या के कारण यूरोप में बेरोजगारी, अराजकता, अशांति बढ़ गई। एक बात जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी बात, औद्योगिक क्रांति हुई। ये दो दौर था जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। अब ये बात बड़ी प्रमुखता से बताई जाती है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और मशीनों से उत्पाद बनने लगे। तो भारत जो है वो तो उद्योग प्रधान देश ही रहा शुरू से। भारत में जो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, उसमें उद्योग प्रधानता ही थी। तो बेसिकली उद्योगों का प्रकार हमारा बस अलग था। मानव श्रम का हम अधिक उपयोग करते थे, लेकिन भारत एक उद्योग प्रधान देश था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत को उद्योग प्रधान से कृषि प्रधान बनाने का काम जो किया वो अंग्रेजों ने किया। जब वो उद्योग प्रधान बने तो हमें उन्होंने कृषि प्रधान बना दिया। जब वो कृषि प्रधान थे तब हम उद्योग प्रधान थे। बात समझने की है, लेकिन फिलहाल मैं इतनी सी बात करूंगा कि औद्योगिक क्रांति जो है उस कारण से क्या हुआ कि मशीनीकरण बढ़ा और यूरोप में, तात्कालिक यूरोप में बेरोजगारी में वृद्धि होगी। ये भी इसके पीछे एक कारण था, ठीक है। फिर वणिकवादी और निर्वादावादी विचारों की अधिकता थी। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वणिकवादी विचार क्या थे, निर्वादावादी विचार क्या थे। फिर कुछ समकालिक लेखक थे जिनका प्रभाव माल्थस के ऊपर पड़ा था। उनमें से एक लेखक थे डेविड ह्यूम। देखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक थी एसे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एंशिएंट नेशंस, ठीक है। तो उन्होंने प्राचीन राज्यों में जनसंख्या पर एक लेख लिखा था, ठीक है। कुछ देशों की जनसंख्या का अनुमान इस लेख में था। तो डेविड ह्यूम के लेख पढ़ा इन्होंने। टाउनसेंड ने एक डेजिटेशन लिखा था, डेजिटेशन ऑन पुअर लॉ, ठीक है। उसमें लिखा कि मनुष्य के विवेक के सक्रिय होने या सक्रिय होने तक जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। यानी जब तक मनुष्य का विवेक जागृत नहीं होता तब तक जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये टाउनसेंड ने लिखा। नेक्स्ट है सर वाल्टर रेले। सर वाल्टर रेले ने 1962 में एक पुस्तक लिखी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वाल्टर रेले का नाम आपने पढ़ा ही होगा। उसमें उन्होंने लिखा कि यदि युद्ध और बीमारी नियंत्रण नहीं लगाती तो जनसंख्या इतनी बढ़ जाती कि भरण पोषण भी मुश्किल हो जाता। ये सब बातें उनको पढ़ने के दौरान उनको प्रोत्साहित कर रही थी। इन सब चीज़ों ने उनको एक तरह से प्रोत्साहित किया, ठीक है। फिर आता है सर मैथ्यू हेले। तो इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनकाइंड के नाम से किताब, ओरिजिनेशन ऑफ द मैनकाइंड के नाम से किताब लिखी थी और उसमें लिखा कि जनसंख्या की वृद्धि मृत्यु संख्या से अधिक होती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कोरिलेट है। उन्होंने कहा कि भाई जनसंख्या की वृद्धि मृत्यु संख्या से, मतलब मृत्यु कम होती है, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये एनालिसिस, ये सारे जो लेखक हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं माल्थस पर पड़ा। फिर आता है विलियम गाडविन की पुस्तक। ये तात्कालिक कहीं ना कहीं कारण है। विलियम गाडविन ने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका पुस्तक का शीर्षक था एनक्वायरी कंसर्न इन पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मोरल्स एंड हैप्पीनेस। तो बेसिकली इंक्वायरी कंसर्न इन पॉलिटिकल जस्टिस बेसिकली इस किताब का टाइटल है और इस पुस्तक को उन्होंने 1793 में प्रकाशित किया। और बेसिकली इस पुस्तक में उन्होंने मनुष्य की अप्रसन्नता, यानी जो नाखुशी है या दुख है, उसके लिए किसको दोषी ठहराया? सरकार को दोषी। और जबकि माल्थस क्या मानते हैं कि माल्थस ऐसा मानते हैं कि सरकार इसके लिए दोषी नहीं मानी जा सकती। कहीं कौन दोषी है? जनसंख्या दोषी है। तो कांडरसेंड ये गॉडविन के समर्थक थे तथा ये मानते थे कि जनसंख्या वृद्धि मानव सभ्यता के लिए लाभदायक है। ये तमाम पक्ष जो है माल्थस को प्रभावित करने वाले पक्ष हैं, कारक हैं।
और गाडविन जो है वो बाद में आलोचक भी रहे माल्थस के इस बात पर, क्योंकि कहीं ना कहीं गॉडविन का जो एक प्रत्युत्तर था माल्थस का सिद्धांत, तो माल्थस ने माल्थस के सिद्धांत की मान्यता है। माल्थस क्यों ऐसा कहता है कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी और जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है और संसाधन जो होते हैं उनमें अंकगणितीय दर से वृद्धि होती है, ऐसा क्यों कहता है माल्थस? तो माल्थस के सिद्धांत की कुछ एजम्पशंस यानी कुछ मान्यताएं। अब ये क्या क्या मान्यताएं, इसको अपन देखें, एक बार डिस्कस करें। तो सबसे पहली, ये सीधे सवाल भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में सीधा सवाल आ जाएगा कि माल्थस की मान्यता इनमें से कौन सी नहीं है, इस बात को समझ लें। तो पहली जो मान्यता है, नंबर 1 जो मान्यता है वो है संतान जो उत्पत्ति होती है वो उसका संबंध मनुष्य की जैविक आवश्यकता से है। या माल्थस गलत कितना है ये अलग विषय है, लेकिन सामान्य रूप से एक व्यवहारिक पक्ष जो ये कहता है वो ये कहता है कि संतान उत्पत्ति का संबंध हमारी बायोलॉजिकल नीड या जैविक आवश्यकता से नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आवश्यकता है। तो यहाँ थोड़ा सा एक करेक्शन है, ठीक है। पर माल्थस ने जो भी माना वो माल्थस का व्यू है। तो माल्थस ने सीधा यह माना कि संतानों उत्पत्ति का संबंध मनुष्य की जैविक आवश्यकता से। तो इसका मतलब है कि मनुष्य की जैविक आवश्यकता जब तक है तब तक संतानों उत्पत्ति होती रहेगी, उसे रोका नहीं जा सकता। ये एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध है, यानी जैसे जैसे आर्थिक जो है विकास होता है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। तीसरा उनका जो लॉ था वो था कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इन रिटर्न, है ना। तो कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम का मतलब है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक टाइम तक प्रोडक्शन दे सकती है, उसके बाद डाउन हो जाती है। तो इस तरह से 3 बातें हैं। पहली बात मनुष्य संतानोत्पत्ति जैविक आवश्यकता, दूसरी बात आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति में प्रत्यक्ष सीधा संबंध, तीसरी बात कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम। इन्हीं 3 बातों पर विश्लेषण करके उन्होंने अपने सिद्धांत का निष्कर्ष निकाला। तो सिद्धांत की रूपरेखा में पहला और महत्वपूर्ण कारक जो है वो है जनसंख्या में गुणोत्तर या ज्यामितीय वृद्धि। ये ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। यहाँ बहुत बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। किस वे में कंफ्यूज होता है? कई बार जनसंख्या के गुणोत्तर और ज्यामितीय शब्द को जो है सहज रूप में नहीं पढ़ पाता, या फिर क्या होता है कि जनसंख्या और संसाधन की वृद्धि में जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बात बहुत सीधे रूप में ध्यान रखें। ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ है, जो ज्यामितीय वृद्धि है, गुणोत्तर जो वृद्धि है वो बेसिकली पॉपुलेशन की है। और पॉपुलेशन की गुणोत्तर वृद्धि का उदाहरण क्या है कि जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड इन्फिनिट, यानी जो वृद्धि होगी वो गुणक में होगी, है ना। बात समझ में आ गई आपको? तो माल्थस के अनुसार मनुष्य में जैविक आवश्यकता की भावना स्थिर रहती है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध संतान उत्पत्ति से है। ये बात मैंने आपको कहा था कि माल्थस ने संतान की उत्पत्ति का संबंध जैविक आवश्यकता से माना। तो बहुत सीधे सीधे रूप में कहा जा सकता है कि अगर वो मनुष्य है तो जैविक आवश्यकता भी है, और जैविक आवश्यकता है तो संतान तो होगी ही, ठीक है। यदि कोई प्राकृतिक अथवा कृत्रिम नियंत्रण नहीं हो तो जनसंख्या ज्यामितीय और गुणोत्तर दर से बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान रखना, कंडीशनल है ये, ठीक है। यानी जनसंख्या हमेशा ज्यामितीय दर से बढ़ती है, और बढ़ने का कब बढ़ती, किस केस में? यदि कोई प्राकृतिक का मतलब बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, महामारी फैल गई, ये सभी प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम नियंत्रण नहीं हो तो जनसंख्या ज्यामितीय अथवा गुणोत्तर दर से बढ़ती है। तो उन्होंने जैसा उदाहरण दिया वो क्लियर हो गया होगा आपको।
तो यहाँ देखिए जनसंख्या के बढ़ने का जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि इधर तो लिखा हुआ है वृद्धि, इधर जो है वो वर्ष है, समय है। तो देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे जनसंख्या ऐसे बढ़ती है। तो ये जनसंख्या का वक्र है ना। तो जनसंख्या की वक्र में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो माल्थस के अनुसार अवरोध के अभाव में, यहाँ ध्यान रखना है, ये भी एक सवाल पूछ लेते हैं, विशेषता लिख देते हैं, विशेषता में एक गलत और एक सही पूछ लेते हैं। तो ये 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। तो माल्थस ने जो प्रिडिक्शन किया था उसमें 25 ईयर लिए थे, ये ध्यान रखना है। तथा 200 वर्षों में 256 गुनी हो जाती। ये तो याद रखें ना रखें, लेकिन कम से कम ये ध्यान रखें कि माल्थस का ये एनालिसिस था कि 25 वर्ष में ही जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय वृद्धि। और खाद्य पदार्थ कह दो या संसाधन कह दो, कुछ भी कह दो, इसमें अंकगणितीय वृद्धि होती है। ठीक है, वो कहता है जनसंख्या तो बढ़ती है, लेकिन क्या होता है, जनसंख्या के लिए क्या चाहिए, भोजन पहली आवश्यकता है, लेकिन भोजन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ेगा। और उसमें अंकगणितीय वृद्धि हो, अंकगणितीय का मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, है ना। जबकि जनसंख्या में क्या था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो जनसंख्या ज्यामितीय दर से और खाद्य पदार्थ अंकगणितीय। तो माल्थस का मानना था किसी देश की जनसंख्या वहां उपलब्ध जीवन निर्वाह साधनों के द्वारा निर्धारित होती है। ये बात ध्यान रखना, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, पर फिर भी ये बात विशेष है कि जनसंख्या का निर्धारण जो है वो उपलब्ध जीवन निर्वाह के साधनों के द्वारा होता है। क्योंकि कृषि में उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है, इसलिए खाद्यान्नों में वृद्धि जो होती है वो किस तरह की होती है, अंकगणितीय होती है। तो उन्होंने कहा कि ये खाद्यान्नों की वृद्धि का एक्सिस है और ये समय का एक्सिस अगर लें तो जो कर्व बनेगा, वक्र बनेगा, जो बनेगा वो ऐसे सीधा बनेगा, ये उत्पादन वक्र। तो आपने देखा कि जनसंख्या का विषय आया तब जनसंख्या ऐसे बढ़ी, ठीक है, और जब पॉपुलेशन संसाधन का आया तो वो सीधा था। तो ये दोनों विषय इसमें इसलिए अंतर आ जाएगा, एक समय उत्पादन तो होगा कम और जनसंख्या होगी अधिक, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन। तो अगर ऐसा होता है कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है और अंकगणितीय दर से संसाधन बढ़ते हैं, तो एक लेवल पर जाकर दोनों में इम्बैलेंस आ जाएगा। तो जनसंख्या व खाद्य पदार्थों की वृद्धि दर में अंतर होने के कारण दोनों का अंतराल यानी गैप जो है वो बढ़ता जाता है, जिससे जनसंख्या और जीवन निर्वाह साधनों के मध्य क्या आ जाता है, असंतुलन आ जाता है। ठीक है, तो माल्थस की मत गणना के अनुसार 200 वर्षों में खाद्य पदार्थों और जनसंख्या के मध्य अनुपात जो होगा वो 6:256 होगा, और 300 वर्षों में ये 13:4096 हो जाएगा। अब आप सोच सकते हो, ठीक है। तो 2000 वर्षों में ऐसी स्थिति आती है जिसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। तो इसलिए माल्थस ने कहा कि भाई देखो, जो ये प्रकृति की मेज लगी हुई है ना, टेबल खाने की, वो बेसिकली निमंत्रित अतिथियों यानी आमंत्रित अतिथियों के लिए ये। अगर बिना निमंत्रण के आए जो अगर कोई अतिथि आ जाएंगे तो दिखती बात है, उनको भूखे मरना पड़ेगा। ये उनका कथन है कि प्रकृति की मेज भोजन की मेज है, नियंत्रित अतिथियों के लिए है, अनियंत्रित निमंत्रण के बगैर आने वालों को भूखे मरना पड़ेगा, ये माल्थस मानते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला, इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, अगर हम ये एक तस्वीर देखें, इमेज देखें, तो ऐसा लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है 25 सालों में दुगुनी हो जाती है, तो 50 सालों में फिर कितनी होगी, फिर 100 सालों में कितनी होगी। तो ऐसे में पॉपुलेशन तो इतनी बढ़ जाएगी, खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भोजन तो उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। तो ऐसे में ये सिद्धांत जो है वो निराशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बात आई कि सब इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो माल्थस ने अपने सिद्धांत में इसके बचने के उपायों पर चर्चा की। ठीक है, कि भाई जनसंख्या जो है वो समस्या तो है, लेकिन इस समस्या से हम निजात कैसे पा सकते हैं, नियंत्रण कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को बताया।
तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या की तीव्र गति को दो प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें नंबर एक जो प्रकार है ना, ये थोड़ा सा यहाँ स्किप हुआ, इसको ध्यान रखना, वो है कृत्रिम अवरोधक। इसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव चेक्स। ध्यान रखना है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव चेक्स। चेक्स का मतलब अवरोध, बाधा। तो प्रिवेंटिव चेक्स, इसे हम कहते हैं कृत्रिम अवरोधक या प्रतिबंधक अवरोधक। अब प्रतिबंधक अवरोधक में क्या है? इसके अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जो मनुष्य अपने विवेक से जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। प्रिवेंटिव चेक्स बेसिकली क्या है? तो आज के युग में अगर संतान की आवश्यकता नहीं है तो बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। नसबंदी करवाई जा सकती है, पुरुष अथवा महिला किसी की भी, ठीक है। और अन्य कई सारे ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सरकारें और तमाम लोग इसको बेसिकली प्रचारित भी करते हैं। तो ये प्रिवेंटिव है। अब यहाँ एक बड़ी समस्या आती है, विशेषकर माल्थस के सिद्धांत को लेकर ये समस्या आती है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि माल्थस ये तो कहता है कि प्रिवेंटिव चेक्स जो है वो लगाए जा सकते हैं जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, लेकिन चूंकि माल्थस पादरी है और धर्म ये कहता है कि संतान ईश्वरीय देन है। अगर संतान ईश्वरीय देन है तो आप उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक तरफ हम ये कह रहे हैं नियंत्रण होना चाहिए, एक तरफ हम धर्म से भी बंधे हुए हैं। बेसिकली आपने कई सारे संतों को या किसी धर्म गुरुओं को ये कहते हुए सुना होगा कि जो है नसबंदी जो है नहीं की जानी चाहिए, या संतान की उत्पत्ति को किसी भी रूप से रोकना ये धर्म के आचरण के विरुद्ध है। ऐसा क्यों है? ये मैंने जैसा पहले भी कहा ना कि धार्मिक विचार शुरू से जितने भी रहे वो पॉपुलेशन को प्रोत्साहित करने के विचार थे। चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें संतान को ईश्वरीय देन माना गया, इवन व्यक्ति का धर्म माना गया। तो ऐसे में धर्म गुरु धर्म के बताए मार्ग पर चलने के लिए कहेगा, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में जो धार्मिक आचरण तय किए गए थे वही वो आगे बढ़ाता जाएगा। तत्समय समय अनुकूलता के अनुसार कुछ बदलाव होते हैं, अडॉप्ट भी हो जाते हैं, धीरे धीरे चलता भी है और विवेक भी आ जाता है व्यक्ति के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत कट्टरता के साथ उन सब चीजों को जड़ता के साथ पकड़े हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि धर्म में ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। सो ये जो सब्जेक्ट है प्रिवेंटिव चेक्स का, वहां माल्थस के परसेप्शन है। परसेप्शन किस प्रकार के? रिलीजन को लेकर। माल्थस पादरी है, मैंने कहा ना उन्होंने अपना शुरुआत पादरी से की थी। तो ये बात चूंकि महत्वपूर्ण, बाद में उसने शादी की थी 1805 में, बाद में प्राध्यापक बना है इकोनॉमिक्स का, लेकिन जब सिद्धांत लिखा तब पादरी थे वो। तो अब एक पादरी ये कैसे लिख सकता है कि आप जो है प्रिवेंटिव चेक्स में आर्टिफिशियल जितने भी जो कृत्रिम अवरोधक होते हैं उन सब का यूज कर लो, बर्थ कंट्रोल के जितने भी मेजर्स होते हैं जिन्हें हम संतति निग्रह के साधन कहते हैं, चाहे वो नसबंदी हो चाहे अन्य हो, ये तमाम बातें वो नहीं कह सकता था। इसलिए उसने थोड़ा सा अलग प्रकार का पक्ष रख दिया, वो था नैतिक प्रतिबंध। तो उसने ये कहा कि जो कृत्रिम अवरोध होते हैं, प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं ना, ये प्रिवेंटिव चेक्स दो प्रकार के हैं, एक नैतिक अवरोध और दूसरा कृत्रिम साधन। अब देखिए ध्यान रखना है, कृत्रिम साधन का मतलब मैंने जैसा कहा नसबंदी और अन्य जितने भी जो गर्भ निरोधक उपाय होते हैं वो तमाम कृत्रिम साधनों में आते हैं।
ठीक है, संतति निग्रह के तमाम उपाय। तो संतति निग्रह बर्थ कंट्रोल के लिए परिवार नियोजन के साधन जिसे हम कहते हैं, इसे माल्थस ने पाप का वाइस कहा। इसे ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिवेंटिव चेक्स में जो जितने भी आर्टिफिशियल चेक्स होते हैं, जो पर संतति निग्रह के साधन हैं, परिवार नियोजन के साधन हैं, वो तमाम उपाय माल्थस की नजर में पाप है। क्यों क्यों पाप है? क्योंकि वो संतान उत्पत्ति में बाधक है। तो एक तरफ माल्थस ये भी कहता है कि संतान जनसंख्या का नियंत्रण भी आवश्यक है। अब नियंत्रण कैसे करें? तो वो कहता है कि नैतिक प्रतिबंध होने चाहिए। यहां माल्थस की आलोचना होती है। नैतिक प्रतिबंधों की जब बात करते हैं तो यहां माल्थस की क्या होती है? आलोचना होती है। आलोचना किस पक्ष में होती है कि एक तो उन्होंने ये कहा कि बड़ी उम्र में विवाह करें, ये नैतिक प्रतिबंध हो सकता है। दूसरा, विवाह न करें, आत्म संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये तमाम बातें व्यवहारिक पक्ष नहीं है। सामान्य समाज जन जो है वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता या सहज रूप में इसको स्वीकार कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो पर माल्थस के लिए ये इंपॉर्टेंट था। माल्थस आर्टिफिशियल चेक्स की जगह एथिकल चेक्स पर ज्यादा बात करता है, पर प्रिवेंटिव चेक्स में आर्टिफिशियल चेक्स को वो पाप मानता है, धर्म के प्रभाव के कारण मानता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। तो कुल मिला के आप देखिए कि जो चेक्स हैं, जो अवरोध है, जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय है वो दो टाइप के हैं, एक प्रिवेंटिव और दूसरे पॉजिटिव। अब मैं पॉजिटिव पर चर्चा करूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार सवाल भी पूछ लेते हैं। तो प्रिवेंटिव तो समझ गए, प्रिवेंटिव में एक एथिकल और दूसरे आर्टिफिशियल। अब दूसरा आता है सकारात्मक अवरोध, प्राकृतिक अवरोध, जिसे नैसर्गिक अवरोध या पॉजिटिव चेक्स कहते हैं। देखिए नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव चेक्स, लेकिन वास्तव में देखिए ये क्या है। तो माल्थस ने कहा बाढ़, अकाल, महामारी, युद्ध, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, देवीय प्रकोप, ये तमाम चीजें पॉजिटिव चेक्स है, प्राकृतिक चेक्स है, नैसर्गिक है। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य अपना रोल प्ले नहीं करेगा ना, मानव समाज जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाएगा, तो प्रकृति अपना बैलेंस करना जानती है। प्रकृति संतुलन कर लेगी। संतुलन कैसे करेगी? तो जनसंख्या का भार बढ़ेगा तो बाढ़ आ जाएगी, जनसंख्या का भार बढ़ेगा तो महामारी आ जाएगी, जनसंख्या का भार बढ़ेगा तो भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा, देवीय प्रकोप हो जाएगा। अब देखिए ये विषय जनसंख्या के साथ नहीं जुड़े हैं, दिखती सी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह जनसंख्या ज्यादा होती है इसलिए भूकंप आता है, ये विषय बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, लेकिन माल्थस ऐसा मानता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो और माल्थस ने इनको पॉजिटिव चेक्स का ये भी बात ध्यान रखना है ना। पॉजिटिव चेक्स सुनने में तो ऐसा लगता है सकारात्मक हो, ठीक है, लेकिन ये तमाम नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चेक्स में उन्होंने युद्ध को भी लिया, ये ध्यान रखना है, अकाल को भी लिया है, महामारी को भी लिया, देवी प्रकोप को भी लिया है। उन्होंने कहा इन तमाम चीजों से जनसंख्या का नियंत्रण होता है। तो फिर बात आती दो क्यों बताए? उन्होंने कहा देखो या तो आप प्रिवेंटिव चेक्स काम में ले लो, अवरोधक नियंत्रण काम में ले लो, या फिर आप प्राकृतिक के लिए तैयार रहो, ठीक है। अब उन्होंने प्रिवेंटिव में भी ये कहा कि नहीं आर्टिफिशियल नहीं ले सकते, आप एथिकल रहिए, नैतिक प्रतिबंध। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि उन्होंने नैतिक प्रतिबंधकों पर फोकस किया और उन्होंने कहा अगर मनुष्य ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा होगा, प्रकृति अपना बैलेंस खुद करेगी। अब देखिए प्रकृति जब खुद करती है तो प्रकृति जब करेगी तो उससे मानव समाज को पीड़ा होगी। बाढ़ आना कोई अच्छा नहीं है, पीड़ादायक होगा, भूकंप आना पीड़ादायक होगा, तो मानव समाज को कष्ट होगा। तो माल्थस कहता है कि यदि आप कष्ट से बचना चाहते हैं तो प्रिवेंटिव चेक्स काम में लीजिए। प्रिवेंटिव चेक्स में भी आप जो नैतिक प्रतिबंध है वो काम में लीजिए, तब भी जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। तो पर जनसंख्या नियंत्रण होगा या तो आप कर लीजिए या प्रकृति खुद कर लेगी। तो प्रकृति खुद करेगी तो पॉजिटिव चेक्स होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अति जनसंख्या जब होती है, ओवर पॉपुलेशन होता है, तो क्या होगा,
नैसर्गिक प्रतिबंध लगता है, पॉजिटिव चेक्स लगते हैं, और पॉजिटिव चेक्स लगता है तो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये माल्थूजियन चक्र कहलाता है। जनसंख्या बढ़ना, नैसर्गिक प्रतिबंध यानी प्राकृतिक प्रतिबंध, युद्ध, अकाल, बाढ़ आदि होना, महामारी होना, फिर संतुलन होना, फिर बढ़ना, फिर ऐसा होना, ये चक्र चलता ही रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक मनुष्य का विवेक जागृत नहीं हो जाता और वो जनसंख्या के नियंत्रण की बात न करता हो, तब तक ये विषय चलता रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। माल्थस का विश्वास था कि नैसर्गिक प्रतिबंध मनुष्य के लिए कष्टदायक होते हैं। यदि मनुष्य जनसंख्या नियंत्रण के उपाय नहीं करता है तो प्राकृतिक प्रतिबंध लगते हैं। ये बात ध्यान रखना है, पॉजिटिव टैक्स या नैसर्गिक प्रतिबंध कष्टकारी हैं, और अगर मनुष्य जनसंख्या नियंत्रण का नैतिक प्रतिबंधकों से उपाय नहीं करता है तो ऐसा होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वे अपनी गरीबी का कारण स्वयं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक अवरोधों को के कष्ट से बचने के लिए नियंत्रण का उपाय लगाए, और नियंत्रण में भी कौन से, नैतिक नियंत्रण। तो मैंने आपको बता दिया, दो प्रकार के नियंत्रण बताए, प्रिवेंटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रिवेंटिव में उसने दो टाइप की, एक आर्टिफिशियल और एक एथिकल। तो एथिकल पर बल दिया, आर्टिफिशियल को पाप का। और पॉजिटिव जो है वो किसके द्वारा होते हैं, वो प्रकृति के द्वारा होते हैं, ये बात उन्होंने कही। सो यहाँ आप जो है इस बात को समझ गए होंगे। अब बात आती है आलोचनात्मक मूल्यांकन की। तो देखिए, पहली बात आलोचना में कि अवास्तविक मान्यताएं ली उन्होंने। देखो, अवास्तविक मान्यता क्या, पहली मान्यता थी कि साहब जनसंख्या संतान उत्पत्ति का संबंध जैविक आवश्यकता से। ये बहुत अलग प्रकार का विषय। मैंने जैसा कहा कि संतान उत्पत्ति का संबंध बायोलॉजिकल नीड्स से नहीं होकर सोशल नीड्स से, यानी संतान सामाजिक आवश्यकता है, न कि जैविक आवश्यकता। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ये वास्तविक नहीं है। तो माल्थस ये भी मानता था कि चूंकि मनुष्य की ये जैविक आवश्यकता है, इसलिए वो हमेशा इसी कार्य में लगा रहेगा। ठीक है, तो देखिए, माल्थस का ये विचार है कि व्यक्ति को जैविक आवश्यकता उनकी स्थिर है, इसलिए ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि आर्थिक उन्नति के साथ व्यक्ति अन्य कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। संतान उत्पत्ति का संबंध जैविक आवश्यकता से नहीं है। और कृषि में उत्पत्ति ह्रास लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर लेंगे, यूरिया डाल देंगे, कुछ भी, हम प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे विज्ञान नई तकनीक ला देगा। फिर आता है काल्पनिक वृद्धि। हालांकि देखो, एक स्तर तक माल्थस ठीक है। ऐसा बहुधा देखा गया कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है वो इसी दर से होती है, ये बात क्लियर है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता हो। एक ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रवृत्ति जरूर है, लेकिन हमेशा हर कालखंड में ऐसा लागू हुआ हो ऐसा नहीं है। तो जनसंख्या व खाद्य पदार्थों की वृद्धि निश्चित गणितीय अनुपात में नहीं होती है। 25 वर्ष में दुगुनी जनसंख्या भी कल्पना मात्र है। अव्यवहारिक नैतिक प्रतिबंध, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन्होंने, माल्थस ने नैतिक प्रतिबंधों पर अनावश्यक जोर दिया तथा कृत्रिम प्रतिबंध को पाप माना था। ये धार्मिक आचरण को बेसिकली सिद्ध करता है। माल्थस ने आगमन या आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। ग्रे के अनुसार यह सरलता पूर्वक कहा जा सकता है कि अभी तक किसी भी सम्मानित व्यक्ति की इतनी आलोचना नहीं हुई जितनी माल्थस की हुई। गॉडविन ने यह कहा कि ये काला भयानक राक्षस, काला भयानक राक्षस किसे कहा? माल्थस के सिद्धांत को, है ना। ये काला भयानक राक्षस मानव जाति की आशाओं का गला घोंटने के लिए सदैव तत्पर है। सिद्धांत की व्यवहारिकता क्या है? प्रोफेसर वाकर के अनुसार कटु आलोचनाओं के बीच माल्थस का सिद्धांत अडिग खड़ा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं और मानते हैं कि माल्थस कहीं ना कहीं सही था। माल्थस का ये मानना था कि जनसंख्या गुणोत्तर दर से बढ़ती है, जो गलत नहीं है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही होती है इसमें हमेशा। माल्थस जनसंख्या सिद्धांतों के लिए अग्रणी विचारक है, ये भी इनकी एक पॉजिटिव बात है। और देन आता है नव माल्थसवाद, नियो माल्थुजियन। चूंकि वॉल्यूम में इंटरप्शन आपको फील हो रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है।
फिर भी मैं इसको समअप करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, नव माल्थसवाद क्या है, इसको इस रूप में समझ लीजिए कि माल्थस का सिद्धांत जब आया तो वैश्विक स्तर पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आई। वो धार्मिक प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी थी तो वो बौद्धिक प्रकार भी, और कहीं ना कहीं मनुष्य और समाज, मानव समाज को इस बात का एहसास भी होने लगा था कि वास्तव में माल्थस कहीं ना कहीं सही है। ठीक है। और तत्समय ऐसा अनुमान लगाना यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन माल्थस के सिद्धांत की आलोचना भी खूब हुई, और उन आलोचनाओं में एक प्रमुख आलोचना कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रही कि उन्होंने धार्मिक आचरण अधिक या धार्मिक पूर्वाग्रहों को अधिक बल दिया, जबकि माल्थस अगर अपने सिद्धांत, अपने रिसर्च में वस्तुनिष्ठता रखते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में माल्थस सिद्धांत को, माल्थस के विचारों को अमेरिका में बड़ा बल मिला। वहां इसको एडॉप्ट भी किया, लेकिन नए विचारों के साथ किया। तो वहां पर माल्थस की जो आलोचना जिस पॉइंट पर होती है, जैसे संतति निग्रह के उपाय है ना, और उन उपायों में नैतिक प्रतिबंध उन्होंने काम में लेने को कहा था, वहां नव माल्थसवादियों ने यह कहा कि नहीं, कृत्रिम प्रतिबंधक काम में लिए जा सकते हैं। ये बस एक अंतर है। तो नव माल्थसवादी जो थे उन्होंने कुछ भावनाओं को बदला, इसे ही नव माल्थसवाद कहा गया। तो इस बात को समझ लें, नव माल्थसवाद नाम आंदोलन को दिया गया था, जिसे माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह तथा अन्य उपायों के द्वारा जनसंख्या को कम करने के लिए प्रारंभ किया। ठीक है। इस आंदोलन को प्रारंभ करने वाले ब्रिटेन के फ्रांसिस प्लेस थे। ठीक है। 1854 में डॉक्टर ड्राइसडेल थे, उन्होंने किताब लिखी एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस, और इन्होंने माल्थसवादी सभा की स्थापना की। इस सभा की स्थापना के बाद नव माल्थसवाद आंदोलन इंग्लैंड और अमेरिका में सर्वाधिक फैला। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सर्वाधिक भूमिका निभाने में मेरी स्टोपस और यूएसए की मार्गरेट स्ट्रेंजर अग्रणी थे। मेरी स्टोपस बाद में भारत भी आई थी, ये ध्यान रखेंगे, और यहाँ नव माल्थसवाद का बीजारोपण हुआ था। नव माल्थसवाद की क्या मान्यताएं थी? एक तो ये कि नव माल्थसवादियों ने संतान को सामाजिक आवश्यकता का परिणाम माना, जो यहाँ आलोचना कारण था, और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने संतति निग्रह के उपाय अपनाने पर बल दिया, यानी आर्टिफिशियल जो चेक्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ आकर अपना सिद्धांत पूरा होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जनसंख्या के दूसरे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।